नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। मुनीर नियाजी का शेर है, वो ये कहते हैं कि ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। हमारे कई बार बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब सवाल में ही छिपा होता है। कोविड को लेकर आजकल कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न है कि मामले अचानक कुछ जगहों पर बढ़ने क्यों शुरू हो गए हैं, और इसका जवाब भी ज़्यादातर लोगों के पास है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब लोगों में एक लापरवाही ज़रूर दिखाई दे रही है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे मास्क नहीं लगा रहे, दूरी का पालन नहीं कर रहे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मन में उनके अब ये बात आ चुकी है कि मामले पिछले दिनों कम हो ही गए थे, वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, कोरोना लगभग चला ही गया है। यही वो क्षण है कि जब हमें और धैर्य रखना है, और बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें लेना है विशेषज्ञों से। विशेषज्ञों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जब देश में कुछ जगह पर मामले बढ़ रहे हैं और टीकाकरण को लेकर जो कुछ भी हम पूछना चाहते हैं, क्यों ना जाने इन विशेषज्ञों से। हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर रजत गोयल, आप कंट्री डायरेक्टर IAVI के। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर रजत। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, आप प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ। डॉक्टर अशोक सेठ, बहुत बहुत स्वागत जी। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर अरुण शर्मा आपसे। जो आजकल जो हमने हालात देखे पिछले 2-3 हफ्ते में, अचानक जो केसेस जिस तरह से बढ़े हैं, जब हम 10,000 से नीचे के आंकड़े पर पहुंच गए थे और अब वो 20,000 को पार करके 23,000 के आसपास, ये क्या तस्वीर हमारे सामने उभर रही है? बहुत से लोगों के मन में ये शंका और ये आशंका पैदा हो रही है कि ये कहीं खतरे की घंटी तो नहीं? संजीव जी, पहली बात ये कि केसेस की संख्या बढ़ रही है, खास करके हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, केरल में और कुछ राज्यों में। इसकी सबसे पहली वजह मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से वैक्सीन आई और केसेस की संख्या कम होने लगी, तो हमारी जनता में, हमारे नागरिकों में एक ये धारणा बन गई कि अब धीरे धीरे कोविड खत्म हो रहा है। लेकिन कोविड पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही, और हमने वो जो सावधानियां बरत रहे थे हम इतने दिनों तक, उसमें ढिलाई करनी शुरू कर दी। हम देखते हैं कि लोग अब उतनी कंपल्सन के साथ या उतनी सिंसियरिटी के साथ मास्क नहीं लगाते, उतनी सिंसियरिटी के साथ वो दूरी मेंटेन नहीं करते। तो ये जो दो वजह हैं, और तीसरा सैनिटेशन के बारे में भी ये बात है कि भाई प्रॉपरली हम हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहे। यानी पैंडेमिक अभी भी है, बीमारी अभी भी है, लेकिन हमें जो सावधानियां बरतनी थी उनमें हमने ढिलाई कर दी। इसकी वजह से और केसेस बढ़ने लगे, ये मुख्य कारण है जी। और दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि इसके साथ जो हमारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम है, उसमें अभी भी हम बहुत कम लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग अभी भी सेंसिटिव हैं, ससेप्टेबल हैं कोविड-19 होने के। तो इसी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं जी। डॉक्टर अशोक सेठ, यही सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। आपकी नज़र में क्या कारण है, आपको क्या लगता है, खासतौर पर जैसा कि अभी महाराष्ट्र और केरल के आंकड़ों पर जब हम नज़र डालते हैं वो भी, लेकिन पंजाब में भी जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ में जिस तरह से नए मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी जब 100 से कम मामले थे अब 400 के ऊपर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों में लापरवाही है, लोगों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया है, मास्क नहीं लगा रहे, या कुछ और कारण है? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क जो लगाना हम कहते थे, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, लोगों की नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो सब अब खत्म ही हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। यस, ये जरूर होता है कि इतने दिन लॉकडाउन रहा, इतने दिन लोग बाहर नहीं गए, तो लोग अपने आप को ढील छोड़ रहे हैं, पर जिस हिसाब से छोड़ रहे हैं बहुत हानिकारक है। मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहता हूं। उस दिन मैं बैंक गया, क्योंकि फादर का कुछ बैंक का काम था, बड़े दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैं गया, और फादर मेरे 97 है, मैं उनको जाने नहीं दूंगा कहीं बाहर जी। 25 लोग थे बैंक में। आप ये सोचिए कि उनमें से 9 तो मास्क के बगैर थे, एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स बैंक एम्प्लॉइज। उनमें से 9 और मास्क लगाए हुए थे, बट गले के ऊपर लगाए हुए थे, चिन पे भी नहीं, मुंह पे भी नहीं, गले के ऊपर। सिर्फ 3 लोग, विच इंक्लूडेड मी, मास्क लगाए हुए थे। इनफैक्ट हमें लग रहा था
कि वो हमें देख रहे हैं कि सोच रहे हैं कि ये कौन सा अजीब आदमी आ गया मास्क लगा के घूम रहा है। जी, ये छोटी छोटी बातें पर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। मेरे एक किसी घर कई परिवार से जी, एक न्योता आया जो कि मैं 1 साल से गया नहीं था, तो मैंने कहा कि ठीक है चलते हैं जी, मैं तो मास्क उतारूंगा नहीं। मेरी वाइफ ने भी कहा हम मास्क बिल्कुल नहीं उतारेंगे, नहीं कुछ खाएंगे, बट क्योंकि जाना जरूरी है तो हो आते हैं। उन्होंने कहा कि 25 लोग होंगे और सब कोई मास्क पहने होंगे। जब हम पहुंचे तो 75 लोग, अच्छा, 10 लोग मास्क लगाए हुए थे। इनफैक्ट जो आ रहे थे वो मास्क लगाए हुए होते थे, विद इन 10 मिनट्स वो भी मास्क अपना उतार देते थे। तो 75 में से हम 2 ही रह गए जिनके मास्क लगे हुए थे, जो खाना नहीं खा रहे थे। और हमें वाकई अजीब लगना शुरू हो गया। हमें लगा कि हम किसी और शहर में पहुंच गए हैं, किसी एलियन, हम एलियन है जो मास्क पहने हुए। और वाकई लोग हमसे पूछ रहे थे यार ऐसी क्या बात है, क्यों मास्क लगा के घूम रहे हो, यार थोड़ा तो एंजॉय कर लो। ये जो तरीका है ना, ये हमारा डूम है। वायरस तो हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, बैठा हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये 25,000 पे पहुंचे हैं हम हिंदुस्तान में। इतनी फास्ट ग्रोथ है, इसकी मल्टीप्लिकेशन है पिछले कुछ दिनों में, कि ये 50 पे भी पहुंच सकता है, 75 पे पहुंच सकता है। और वही सिचुएशन आ सकती है जो हमने वेस्ट में 3rd वेव में देखा है। वेस्ट की 3rd वेव 1st और 2nd वेव से खराब थी। उनके बेड्स फिर से फुल हो गए थे। इनफैक्ट ज्यादा मौतें हुई 3rd वेव में। और अगर हमारे यहां वो हो गया तो जो हम पहले जिस चीज से डरते थे कि शायद इतनी मौतें हों कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे, मुझे कंसर्न है कि कहीं वही दिशा में तो हम नहीं जा रहे हैं। उस वक्त तो फिर भी लॉकडाउन था, अब कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई हमारे बचाने वाला नहीं है, हमें खुद को बचाना है। मुझे वाकई ही काफी कंसर्न है, काफी अफसोस है इस बात का। जी, डॉक्टर रजत गोयल, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, लेकिन लोगों की लापरवाही की बात डॉक्टर शर्मा ने, डॉक्टर सेठ ने कही। आप इस बात के अलावा अगर हम वायरस के हिसाब से समझने की कोशिश करें, क्या नया स्ट्रेन की भी कोई बात आ रही है, या ये सचमुच केवल और केवल सिर्फ लोगों की लापरवाही है? अभी की जो सिचुएशन है, जो रिसर्जेंस हो रही है, वो तो इसीलिए हो रही है क्योंकि बीमारी पूरी खत्म गई नहीं है, राइट। और उसके साथ पैरेलली अगर आप कहें कि बीमारी वापस इसलिए आ रही है क्योंकि नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, अभी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जी। क्योंकि हमारे पास भी अभी काफ़ी इंफॉर्मेशन है जो सर्वेलेंस चल रहा है भारत सरकार की तरफ से, और एनसीडी जो करवा रहा है उसके मुताबिक हमें यूके स्ट्रेन के कुछ केसेस मिले हैं, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन का एक मिला है और ब्राजीलियन स्ट्रेन का भी है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ये कारण है एक बीमारी का एकदम सडनली दोबारा आने का, वो हम नहीं कहेंगे कि वो वेरिएशन इन स्ट्रेन्स की वजह से है। वेरिएशन इन स्ट्रेन एक पार्ट है, लेकिन जैसे सब जने कह रहे हैं, हमारे मित्र भी कह रहे हैं, कारण सिर्फ यही है कि बीमारी ख़त्म नहीं हुई और आपका जो केयर है कोरोना से बचने का, उसमें लापरवाही आई है, लोगों के अंदर डर खत्म हो गया है। और ये कहाँ तक हमें लेकर जाएगा पता नहीं, लेकिन सेकेंड वेव आ रही है, ये बंद करी जा सकती है, लेकिन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। जी, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे वो टेलीफोन नंबर जिस पर वो फ़ोन करें और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे इन विशेषज्ञों से। आप नंबर नोट करें, स्क्रीन पर वो नंबर 011 दिल्ली का STD कोड और स्टूडियो का नंबर 23097532 23097532। डॉक्टर शर्मा, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो अभी डॉक्टर रजत ने कही, क्योंकि वैक्सीनेशन को, टीकाकरण को लेकर जब बात आती है तो लोग जो हेजिटेंसी या कंसर्न को लेकर जो बात होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा बात इस बात को लेकर लोग पूछते हैं, भाई वैक्सीनेशन कराएंगे लेकिन जो म्यूटेशन हो जाएगा या म्यूटेशन हो गया है वो उस पर इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी। और यहां पर उनका अपना जो व्यवहार है वो कोरोना अनुरूप तो नहीं है। नहीं। आपसे हम यहाँ ये समझना चाहेंगे, थोड़ी सी बात जो लोगों के जहन में है वो ये कि जैसा आप सब कह रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है कि लोग अपना व्यवहार उन्होंने कोरोना के अनुरूप नहीं रखा, ठीक, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही पॉकेट्स में या कुछ ही शहरों में, कुछ ही राज्यों में क्यों है? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही राज्यों में है। अभी केसेस कुछ राज्यों में निकल के आ रहे हैं जहां पे टेस्टिंग ज्यादा इंटेंसिव हो रही है, जहां पे हम देख पा रहे हैं इसको फैल के और राज्यों तक पहुंचने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
ये चीज आप देखिए कि पंजाब में पहले ये बॉम्बे या मुंबई या उसके आसपास था, पुणे में हुआ, नागपुर तब उस सीन में नहीं था। लेकिन जब ये मूवमेंट होता है, लोग एक शहर से दूसरी जगह जाते हैं, तो दे कैरी द इन्फेक्शन विद देम। और नागपुर में अब देखिए नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए। तो इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम कि अगर हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सही नहीं हुआ तो ये चीज जो महाराष्ट्र में थी, केरल में थी, वो पंजाब में हुई और 5 राज्यों में हुई। इसको बढ़ने में समय नहीं लगेगा, इट्स ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। क्योंकि जो स्ट्रिक्टनेस थी हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में, वो और राज्यों में रिलेटिवली बेटर रही होगी उस टाइम पीरियड में, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो खत्म हो रही है, हम देखेंगे ये असंभव नहीं है कि बाकी राज्यों में भी ये केस फैल जाए। जी, तो एक बात जो डॉक्टर रजत, क्या इसका मतलब अब हमें टेस्टिंग की ओर ज्यादा और फिर से ध्यान देना पड़ेगा, या जिस किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मुझे कुछ परेशानी हो रही है वो तुरंत जाए और टेस्ट कराए? मैं आपके सवाल को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। ये टेस्टिंग कभी कम नहीं होनी चाहिए थी। और मतलब इसमें कोई कभी आनी नहीं चाहिए, और इसके अंदर अगर आप कहें कि ये रीएक्टिवेट होनी चाहिए, वो ठीक नहीं है। मतलब जैसे ही इंसान को लगे कि उनको कुछ भी सिम्टम्स हो रहे हैं जो कोविड की वजह से हो सकते हैं जी, और अब तो हम इस बीमारी के बारे में इतना जान चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ सांस की तकलीफ हो, बाकी काफ़ी ऐसी सिम्टम्स हैं जो कोरोना वायरस की इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। तो हर एक को, अब आप देखिए जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे आप किसी भी सिम्टम्स के साथ जाए, आपका पहले कोरोना वायरस का टेस्ट होगा। उसका ये है कि कहीं आपको वो इन्फेक्शन नहीं है, नंबर 1, और दूसरा आपकी वजह से अंदर जो मरीज है उनके पास ना चली जाए। तो टेस्टिंग तो कभी कम नहीं होनी चाहिए, और आपको हमेशा कभी भी कोई इलनेस हो तो आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। सिंपल टेस्ट है, और काफ़ी अब टेस्टिंग लैब्स आ चुकी हैं, और टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें कभी भी लैक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि टेस्टिंग की मात्रा सस्टेन तरीके से काफ़ी बढ़नी चाहिए। और जी, फिलहाल दिल्ली से तीरथ राम जी हैं टेलीफोन लाइन पर। तीरथ राम जी, बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं बताइए। हेलो, ऐसा है जी, 35-36 साल के बेटे को बल्ब लीक है, हार्ट का बल्ब लीक है। अच्छा, ओके ओके। उसका मतलब उसके कोविड का इंजेक्शन लगा सकते हैं, वैक्सीनेशन करा सकते हैं उसको? अच्छा, डॉक्टर अशोक सेठ, आप क्या कहना चाहेंगे? इनके 35-36 साल की उम्र के बेटे हैं जिनके वाल्व का इशू है, उसमें लीकेज है, तो कह रहे हैं कि क्या वो वैक्सीन लगा सकते हैं? जी, इस टाइम पे तो गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीनेशन की प्रायोरिटाइजेशन हुई है, और आपको पता ही है कि इस टाइम पे आफ्टर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद 60 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लग रहा है, और 45 साल से 49 साल तक, 59 ईयर्स तक उनको लग रहा है, जिनकी कई सीरियस बीमारियां हैं। ये इसलिए प्रायोरिटाइजेशन की गई है कि इन लोगों में अगर कोविड हुआ तो मौत के चांसेस या सीरियस कोविड डिजीज के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, और जरूर महीने 1.5 महीने में वो नंबर 40 साल से कम लोगों पे भी आएगा, तब जरूर वैक्सीन लगवाइएगा। इनफैक्ट आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, जब आपने पूछा है कि वैक्सीन लगा सकते कि नहीं। जब उनका नंबर आएगा जरूर लगेगा, उनको वैक्सीन लगवाना भी चाहिए। बट ये सवाल संजीव जी, अक्सर मेरे को एटलीस्ट 50 फोन कॉल्स आते हैं कि मुझे वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं, और ये उन लोगों से आ रहे हैं जो कि 70 साल के हैं, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको डायबिटीज है, जिनको लंग प्रॉब्लम्स है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, जिनको कैंसर है। वही वर्ग जिनको पहले लाइन में खड़े होकर लगवाना चाहिए, जिनको फ्रंट में होना चाहिए, वो वही क्वेश्चंस पूछते हैं, जबकि आपके चैनल के थ्रू, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, सब विशेषज्ञ के थ्रू कई बार वही मैसेज भेजा जा रहा है कि जिनको सबसे ज्यादा चांसेस हैं उनको वैक्सीन लगाना चाहिए। एल्डरली लोग, एज इज नॉट अ बार, चाहे मेरे 97 ईयर ओल्ड फादर को वैक्सीनेशन लगा है, सून किसी 105 साल के वृद्ध को भी वैक्सीनेशन लगेगा जो मेरा पेशेंट है। मेरे फादर तो उनको महसूस ही नहीं हुआ कि उनको वैक्सीन लगा, उनके 2 डोज लग चुके हैं, और 97 नहीं 98 होने वाले हैं इस साल में। जी, जो बीमार, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जो कैंसर से अफेक्टेड हुए, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, इन सब वर्ग को दोबारा सोचना ही नहीं चाहिए। जरूर वैक्सीन लगे,
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर कोई को वैक्सीन जरूर लगे। यही एक हमारा बचने का एक साधन है इस टाइम पे। जी बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और सबसे बड़ी चीज ये कि जो लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, यानी जो उस आयु वर्ग में या जो उस कैटेगरी में आते हैं, उनको इंतजार क्या करना, उनको सवाल क्या पूछना और किस तरह से, जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ कार्यक्रमों में आपको दिखाया था कि किस तरह से सरकारी अस्पतालों में सुविधा दी जा रही है। और अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो एस्कॉर्ट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में किस तरीके से टीकाकरण किया जाता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। हमारे हॉस्पिटल के अंदर 2 साइट्स हैं जहां पे कि बड़ी तादाद में लोग आके और कोविड का वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। दोनों में से जो वैक्सीन मिल जाए, कोविशील्ड या कोवैक्सिन, दोनों में बराबर सेफ्टी प्रूव हो चुकी है। और वैक्सीन का हल्का फुल्का अगर 5% लोगों में थोड़ा सा बुखार या बॉडी एक्स हो भी गए तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो हर वैक्सीन में होता है। मेरे को दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी है और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह का भी कंफ्यूजन वैक्सीन को लेके पब्लिक में फैलाया जा रहा है या फैल रहा है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में, अभी नागपुर में लॉकडाउन आज लगा दिया गया है। अगर हमने वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं किया तो हमें लगता है कि जैसे यूके और अमेरिका में इसकी सेकेंड वेव, थर्ड वेव जो भी आप कहें वो आई है, वो दोबारा इंडिया में आ सकती है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी लोग हाई रिस्क हैं, जो लोग 50 साल के ऊपर के हैं, और जैसे जैसे टाइम आएगा पॉलिसी के अकॉर्डिंग सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगना चाहिए और इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वैक्सीनेशन ही है जो कोविड को कंट्रोल करेगा और फ्यूचर में कोविड की महामारी को पूरी तरह से खत्म करेगा। जिन लोगों को वैक्सीन लेना है उन्हें इस चीज़ की सोच नहीं करनी है कि कोविशील्ड अच्छा है या कोवैक्सिन, क्योंकि दोनों की ट्रायल्स और दोनों के रिजल्ट्स बराबर हैं और कोई भी आप वैक्सीन बिना हिचक के और बिना भय के और बिना किसी शंका के ले सकते हैं। दोनों वैक्सीन के रिजल्ट्स और एफिकेसी बहुत अच्छे हैं और वैक्सीन तो लेना ही है, कोई डर नहीं। कोमॉर्बिडिटीज़ अगर हैं, आप 60 से अबव हैं या 60 से बिलो हैं विथ कोमॉर्बिडिटीज़, सभी लोगों को वैक्सीन बेहिचक लेना है। कोरोना की दोनों डोजेज में लगा चुका हूं, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। सबको कोरोना की वैक्सीनेशन लगानी चाहिए और कोई डर नहीं होना चाहिए वैक्सीनेशन लगाने के लिए। मैं अपनी वैक्सीन की पहली डोज ले चुकी हूँ एंड मेरे को ऑलमोस्ट 26 दिन हो गए हैं डोज लिए हुए। मैं अपनी दूसरी डोज ज़रूर लगवाऊंगी। प्लस मैं सबको इनकरेज करूंगी कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वो आपकी, आपके परिवार और आपके आसपास आपके सगे संबंधियों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने वैक्सीनेशन लिया है। वैक्सीनेशन लगने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये बिल्कुल 100% सेफ है, सबके लिए सेफ है। आप अपनी वैक्सीनेशन जरूर लगाएं और इस मुहिम में शामिल हों और आगे बढ़ के आएं। मैं 2 वैक्सीन ले चुके हैं, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज 28 डेज के बाद ले चुकी हूँ। ऐसे कुछ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। हमारा हॉस्पिटल में इतना सारा पेशेंट आ रही है, सब लोग लेना ही है। मैं यही बोल रही, सब लोग वैक्सीन लेना है, लेने में कुछ दिक्कत कुछ भी नहीं है। I have been vaccinated with Covishield first dose. There was no problem, and I wish all of you also can take it with the same as we are inoculating all the young children with the vaccines. It is like that vaccine itself. No problems. Please get yourself vaccinated. I'm really thankful for this vaccine today. I have been waiting since long. And no after effects, nothing, is happening to me. I'm perfectly all right. So everybody should take this vaccine to protect yourself from this disease. उन तमाम लोगों को आपने सुना जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, और बहुत से उन लोगों के मन में जो सवाल हैं कि हम अभी क्यों लगवाएं, दूसरे लगवा लें, फिर देखेंगे अगर कुछ बात होती है। डॉक्टर रजत गोयल,
ये जो बहुत से लोगों के मन में बात है, और डॉक्टर सेठ ने जो अभी बात कही अपने पिताजी को लेकर, अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों को लेकर भी बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न है कि हम बुजुर्गों को लेकर जाएंगे, 80 साल की उम्र है, 85 साल की उम्र है, और वैक्सीन का क्या असर होगा, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात के लिए? तो इनफैक्ट डॉक्टर सेठ ने दो बड़ी अच्छी बातें कह दी। एक तो लोगों के मन में जो शंका होती है कि क्या चीज़ कोमॉर्बिडिटी में फिट करती है और क्या नहीं, और अगर वो क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो अलग बात है, लेकिन उसके बारे में अगर मैं कहूँ कि डाउट है और नहीं जाना चाहिए, वो गलत है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही एज को देते हुए, तो जब ट्रायल्स हुई थी, जब ट्रायल्स हो रही हैं और अभी भी कितनी ट्रायल्स चल रही हैं, और जैसे आपने शुरू में कहा कि किसी और को ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर हम लेते हैं, तो ये सब देखिए, जब 18 to 65 ईयर्स ऑफ एज में जितने भी मैक्सिमम लोग होते हैं उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल में टेस्टिंग वगैरह होती है। लेकिन हमने शुरू में भी पहले भी कहा था और अभी भी यही कहते हैं कि ज़रूरी होता है कि आप जब देखें ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा आपके जो टी सेल्स हैं, जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्रिवेंशन ऑफ सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ जो एक मसला है वो सबसे ज़्यादा कामयाब होता है। और उसी के साथ जो ये वैक्सीन हम इंजेक्ट करते हैं वो स्टिमुलेट भी करती हैं आपके बी सेल्स, आपके मेमोरी बी सेल्स, जो आपकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन को देखते हैं। तो जैसे जैसे हम बीमारी के बारे में सीख रहे हैं, तो हमें ये भी अब जैसे कितनी और ट्रायल्स हो रही हैं, एक वैक्सीन को दूसरी के साथ कंबाइन करा जा रहा है, उसकी ट्रायल्स हो रही हैं, वेरिएंट्स के अगेंस्ट ट्रायल हो रही हैं। तो ये तो जैसे जैसे हम बीमारी के बारे में सीखते रहेंगे, हम और स्टडीज़ करते रहेंगे, लेकिन वो फ्यूचर में क्या होगा उसकी वजह से हम हेजिटेंट आज होंगे तो वो तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और इसी तरह ये जितने भी 65 के अबव जो हैं, जिसमें सेफ्टी अब डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है क्योंकि रोल आउट हो रहा है, तो उसमें कोई हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी तो ज़रूर बूस्ट अप होगी, और उन्हीं की सेफ्टी के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए उनको वैक्सीन लेना तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। तो इसीलिए जो प्रमोशन भी की गई है वो उस एज ग्रुप को देखते हुए की गई है, और फिर अब कह रहे हैं कि जो मॉर्बिडिटीज हैं, फिर बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए। जी, उस पर भी हम और प्रश्न करेंगे। उससे पहले भोपाल से अश्विनी जी हैं टेलीफोन लाइन पर। अश्विनी जी, बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं बताइए। सर नमस्कार। मेरा एक बच्चा है 21 साल का जो कॉन्जेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित है जी, और उसको ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब भी लगी हुई है और पेग ट्यूब भी लगी हुई है जी। तो उसकी टेक केयर मैं, मेरी वाइफ और एक केयर टेकर है उसका, जो हम लोग मिलके करते हैं, और घर में मेरे पेरेंट्स रहते हैं। उन सबको मेरे पेरेंट्स को वो लग चुका है टीका जो है जी। अब ये बच्चे को हैंडल हम तीनों कर रहे हैं। मैं 45 का हूँ और हाइपरटेंसिव हूँ जी। तो अगर मैं, मेरी वाइफ को और उस केयर टेकर को क्या टीका लग सकता है अभी, सो दैट हम उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर सके, हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करके? डॉक्टर सेठ, आप इस प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग गवर्नमेंट के रूल्स इस टाइम पे फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि 45 से लेके 59 उन्होंने 12 क्राइटेरियाज दिए हैं जो गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने ही नहीं, गवर्नमेंट की स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट ग्रुप है जिन्होंने प्रायोरिटाइजेशन किया है। इसका ये मतलब नहीं है, इनफैक्ट आपको मैं कहूंगा कि आई नो कि 2 से 3-4 हफ्ते में आप भी उस ग्रुप में आओगे ही। आज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि क्योंकि आप उस ग्रुप में नहीं फिट इन होते। सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर या सिर्फ डायबिटीज उस ग्रुप में नहीं है। हाँ, किसी को हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज और उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो और 10 साल से ज्यादा है, तो ये वर्ग इसलिए चुने गए कि ये सबसे ज्यादा एट रिस्क है ऑफ सीरियस इन्फेक्शंस एंड डेथ। बट ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए यही ग्रुप्स रहेंगे। आप समझ रहे हो, प्रायोरिटाइजेशन इसलिए कि एक वैक्सीन की सप्लाई जो लिमिटेड है, देना जो सिस्टम्स हैं वो सेटअप होने हैं, उनकी किस तरह वो चेन चलेगी, किस तरह वो एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये रोज का एक्सपेंशन है। और ये रोज हर हफ्ते गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है, और आप भी उस वर्ग में आ जाओगे 2-3 हफ्ते में ही। इस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली आपको वैक्सीनेशन, आप उस ग्रुप में नहीं आते हो जो आज के दिन जो क्राइटेरिया रखा गया है। जरूर इस क्राइटेरिया चेंज होने में हर हफ्ते चेंज हो रहा है, और आप 2-3 हफ्ते में उसी ग्रुप में आ जाओगे जी। और जब तक वैक्सीन नहीं मिलती है तब तक बहुत ध्यान रखना है अपना।
डॉक्टर शर्मा, आप कुछ कहना चाहेंगे? यही आप नहीं संजीव जी, इनफैक्ट ये आपने बहुत अहम बात की है जी। देखिए, आपको जो अपने साथ वालों को रखना, हम भी क्या कर रहे हैं जी। हमने भी अपने फादर को 1 साल, बिकॉज 97 थे, हम भी हम कहते हैं बबल में हो गए, हमारे सब फैमिली मेंबर्स एक बबल में हो गए। हम तो फिर भी अस्पताल आते थे जी। तो मैं फादर से मिलता ही नहीं था जब तक मैं नहाता नहीं था, और फिर भी मैंने पूरे साल N95 पहन के ही फादर से मुलाकात ही की, और वो N95 पहनते थे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बबल में रखें, जब तक आपका वैक्सीनेशन नहीं दिखता है, आपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, और आप भी बबल में रहें, सो दैट आप बाहर का इन्फेक्शन उनके थ्रू उनके पास न लाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात। डॉक्टर शर्मा। बिल्कुल यही बात मैं थोड़ी और जोरदारी से दोहराना चाहूंगा कि वैक्सीन तो अब आई है, जनवरी फरवरी में आनी शुरू हुई है जी। इससे पहले भी जब सबसे ज्यादा केसेस थे तब भी आपने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी सावधानियां बरती, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखा। तो जब तक आपको और आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लग जाती, एटलीस्ट तब तक वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप जारी रखेंगे अपने घर में हर पर्टिकुलर मेंबर के लिए, तो वो सुरक्षा का विषय है। और वैक्सीन लगने के बाद भी पूरी इम्यूनिटी डेवलप होने में सेकेंड डोज के बाद 14 दिन और समय लगेगा, यानी इस समय तक भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ मास्क को सही ढंग से पहनना, उचित दूरी रखना, और खास करके जब आप किसी ऐसे बच्चे को हैंडल कर रहे हैं तो सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग या सैनिटाइजेशन से हाथ को वॉश करते रहना और उस बच्चे को उस तरह से हैंडल करना, ये काम तब भी जारी रहेगा आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन ऑल्सो। तो ये प्रक्रिया अगर चलती रहेगी तो आप डेफिनेटली अपने परिवार के सभी लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। जी, एक और बात जी, डॉक्टर अशोक सेठ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि मैं उनको बहुत ही, उन्होंने अच्छी बात कही, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। जी 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 जी। डॉक्टर रजत गोयल, अब जिन जगहों में मामले बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग को लेकर जो आपने बात की कि टेस्टिंग तो हमेशा जो चल रही है वो बस आगे ही बढ़नी चाहिए, या ज़रूरत के हिसाब से उसे हम रिव्यू करके अगर बात हो तो शायद उसे और बढ़ाया ही जाए ताकि हमें सिचुएशन का पता रहे। हमें और क्या करना चाहिए इन जगहों पर? आई थिंक आज की जो आप बात कर रहे हैं उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली बात जो कहा कि कोरोना वायरस का जो हम केयर अभी तक लेते आए हैं वो कंटिन्यू रखें, उसको बढ़ाएं। जी। दूसरा, अगर वैक्सीन रोल आउट हो रही है तो उसकी हेजिटेंसी को तो ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जैसे आपने शुरू में भी पूछा, वेरिएंट्स आ रहे हैं, सब कुछ पता नहीं हिंदुस्तान में और क्या होगा आगे, लेकिन जब तक वैक्सीन अवेलेबल है और सरकार भी और भी तरह तरह की वैक्सीन के ऊपर रिसर्च कर रही है, उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है, कैपेसिटी बढ़ा रही है, तो देयर इज़ नो वे दैट एनीबडी शुड बी लेफ्ट अनवैक्सीनेटेड। और जितनी जल्दी सबको वैक्सीन मिल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि फाइनली इस बीमारी के लिए हमें ये भी करना है कि हर्ड इम्यूनिटी आनी ही चाहिए। और जिस तरह से अभी वायरस की डबलिंग रेट है, हम सोचते हैं कि एटलीस्ट 58 to 60% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेट होना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ अब जैसे हमने यूके का वेरिएंट देखा, यूके के वेरिएंट में क्योंकि उसकी रेट ऑफ स्प्रेड, ट्रांसमिटेबिलिटी ज़्यादा आई है, तो उसके अंदर कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी तभी आएगी अगर 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन will get vaccinated. So the transmissibility of the virus influences how much you will get the herd immunity or how much a population needs to get vaccinated. And the third point that I said earlier, और वही मैं कह रहा हूँ कि टेस्टिंग तो बढ़नी ही पड़ेगी जी। और क्योंकि जब तक टेस्टिंग नहीं बढ़ेगी हमको इन वेरिएंट्स के बारे में भी नहीं पता चलेगा, और यही क्षमता भी सरकार कर रही है। द सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेज, द नेशनल सेंटर इज डूइंग दैट। So the 3 things that are essential are being done, but most importantly, the population at large should ensure, like the other experts have said, कि आप कोरोना वायरस का जो केयर है उसको प्लीज़ जारी रखिए, और वैक्सीन मिल रही है और आप उस कैटेगरी में आ रही हैं तो प्लीज़ जाके वैक्सीन लीजिए। तो ये बात जो आपने कही ये तो बड़ी महत्वपूर्ण भी बात है, और लड़ाई बड़ी लंबी है, क्योंकि आपने कहा एक तरफ 50 से 60% पॉपुलेशन और दूसरी तरफ 70% पॉपुलेशन जब वेरिएंट्स की बात आती है तो उनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी आबादी हो जाती है। डॉक्टर शर्मा,
अगर हम बात करें आज की जो परिस्थिति है, जिन जगहों पर, खासतौर से अगर हम महाराष्ट्र, पंजाब की बात करें, केरल की बात करें और जगहों की जहां पर मामले बढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि हम कहें कि वो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, तो वो तो अभी जो नहीं रख रहे थे उसकी वजह से ये सिचुएशन पैदा हो रही है। दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर भी अगर लोगों के मन में संशय है तो फिर हमें करना क्या पड़ेगा वहां पर? जैसे कि ये भी बात हो रही कि शायद जिन जगहों पर समस्या ज्यादा है वहां वैक्सीनेशन सबको दिया जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, वैक्सीन हेजिटेंसी की बार बार बात हो रही है, लोगों के मन में शंका है, और इस शंका को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मास मीडिया के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हर आदमी की अपनी सोच है और अपनी शंकाएं हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोग उस मास मीडिया के द्वारा दिए गए मैसेज को इतना आत्मसात नहीं करते हैं, इतना बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि दैट इज ऑन अ लार्जर स्केल। वो पर्सनली चाहते हैं कि मैं किसी हेल्थ केयर वर्कर से मिलूं, मैं किसी डॉक्टर से मिलूं और उनसे पूछूं, और वो मुझे पर्सनली कहते हैं कि हाँ आप वैक्सीन लगवा लीजिए, तो ज्यादा कन्विंसिंग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो लेवल पे, छोटे छोटे ग्रुप्स में भी हमें ये बात प्रमोट करनी पड़ेगी थ्रू रिलायबल पीपल, चाहे वो हमारे नर्सिंग वर्कर्स हों, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, या फील्ड में काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स हों, जो ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों तक व्यक्तिगत रूप से ये मैसेज पहुंचाए कि वैक्सीन आप लगाइए, ये जरूरी है बीमारी से बचने के लिए, इससे आपको कहीं ज्यादा लंबे समय तक फायदा होने वाला है, और कोविड-19 होने की संभावना से आप बिल्कुल कम होती जाएगी जैसे जैसे लोग वैक्सीन लेते जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन पर्सनल लेवल पे, स्मॉल ग्रुप्स में, लार्ज ग्रुप्स में, हर लेवल पे डिसेमिनेट की जानी चाहिए, तब मेरे ख्याल से वैक्सीन हेजिटेंसी धीरे धीरे कम होगी। और जब हम अपने पड़ोसी को वैक्सीन लेते देखते हैं, अपने बाकी साथियों को लेते देखते हैं, तो हम ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। सो दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी पास्ड आउट टू द नेक्स्ट ग्रुप कि हमने वैक्सीन लगवाई है, आप जरूर लगवाइए। दैट वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। फिलहाल आशुतोष हैं गुरुग्राम से टेलीफोन लाइन पर। आशुतोष जी, क्या जानना चाहते हैं, पूछिए आप। डॉक्टर साहब, ये है कि मेरी एज 65 ईयर्स है, 10 साल से लिवर सिरोसिस का ये या कंपनसेटेड लिवर डिजीज ILDS का इलाज चलता है, तो वही चल रही है, और प्लेटलेट काउंट हमेशा 65-70 से ज्यादा कभी नहीं होते, क्योंकि स्क्रीन बढ़ी हुई है। तो मेरे को लगवाना है कि क्योंकि मैं डॉक्टर सलीम से मिल नहीं पा रहा हूँ जी, तो वहाँ जाने में थोड़ा सा डर भी लगता है, उधर ऐसा पेशेंट ना हो जी। तो ये है। आपका सवाल क्या है? क्या आप वैक्सीन को लेकर पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं? जी हाँ जी। ठीक है, डॉक्टर अशोक सेठ, आप क्या कहना चाहेंगे इनको भी? विदाउट डाउट आपको बहुत जरूरी लगानी चाहिए। इनफैक्ट आप कल ही जाके लगवा लीजिए, आपको प्रायोरिटी, बहुत ही प्रायोरिटी है लगवाने की। इनफैक्ट मैं एक और कहूंगा, इनफैक्ट सबसे सीधा तरीका समझाने का है पब्लिक को कि इस टाइम पे सिर्फ 3 एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, बाकी सबको लगानी चाहिए। और वो 3 एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये हैं कि अब तक 18 साल से कम हो, अभी तक डिसाइड नहीं किया कि वैक्सीनेशन देना है कि नहीं, क्योंकि वो ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं जी। हो सकता है कि 2-3 महीने में हम कहें कि 18 साल वाले भी वर्ग के नीचे लगाना चाहिए, बट इस टाइम पे वो नहीं है। सेकेंडली प्रेग्नेंट विमेन जी, और थर्डली जिनको पहले वैक्सीनेशन से रिएक्शन हो चुका हो। वैक्सीनेशन से ये नहीं कि पेनिसिलिन का रिएक्शन हो गया, मुझे एक डाई से एलर्जी थी, मुझे तो कोई मक्खी ने काट लिया था तो मधुमक्खी ने उसकी एलर्जी हो गई थी। सिर्फ 3 मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आप सोचिए कि आप वैक्सीनेशन के आपको कराना ही है। डॉक्टर अशोक सेठ, आपने बहुत स्पष्टता से ये बात सामने रख दी है कि ये सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं जो शायद अभी नहीं लगवाएं, लेकिन बाकी सब कोई प्रश्न ना करें और उन्हें टीकाकरण करवा लेना चाहिए। एक बात डॉक्टर सेठ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की बात करें और ख़ासतौर से आपके अस्पताल की और आपके यहाँ जो सेवाएं हैं उनकी अगर हम बात करें, तो शुरुआत में एक बात हुई थी टेस्टिंग को लेकर कि किस तरह से उसमें क्या परिवर्तन आया, और साथ ही हम चाहेंगे आप अपना जवाब ये भी जोड़ दें कि वहाँ अगर कोई टीकाकरण करवाने आए तो किस तरह से, क्या वो रजिस्टर करके आएगा या सीधा वॉक इन भी है कि आए और रजिस्टर कराए और टीकाकरण ले ले? जी, तो ये सिस्टम्स बहुत अब सही तरीके से सेट हो गए हैं, और आपने अर्ली डेज में 1-2 दिन जब ये मास
जब ये इस वर्ग पे पहुंची थी फ्रॉम द 1st of March, जब 60 साल से ऊपर वर्ग के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी, तो 2-3 कंसर्न्स थे और 2-3 दिन प्रॉब्लम हुई भी, क्योंकि बहुत लोगों ने अपलोड करना शुरू किया और रजिस्टर करना शुरू किया। तो एफिशिएंसी उस ऐप की सर्टेनली पहले 1-2 दिन में उतनी नहीं थी। सेकेंडली, हमें ये भी बड़ा केयरफुल होना था कि पहली बार 60 साल से ऊपर वर्ग के लोग वैक्सीनेट हो रहे थे। और अब तक हमें जितने भी ट्रायल्स हुए, आपको याद, ये पहले भी कहा गया कि उन ट्रायल्स में 60 साल से लोग या 70 साल से ज्यादा लोग उनमें उन ट्रायल्स में नहीं थे जी। और यही होते हैं कोमॉर्बिड लोग, जिनको कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो हमें भी बड़ा कॉशियस होना था, बड़ी ऑब्जर्वेशन करनी थी, उनको 30 मिनट सिर्फ बिठाना ही नहीं था। इससे पहले जितने भी वर्ग थे, चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स हो, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, वो सब यंगर जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन थी। तो जब ये पहले 2-3 दिन सॉर्ट आउट हो गए, तो अब तो सिस्टम बहुत स्मूथ है। चाहे वो आप प्रीलोड करके, अपने अपलिंक करके अपने डिटेल्स कोविन गॉव जो साइट है, या आरोग्य सेतु में एक कोविन ड्रॉप डाउन मेन्यू है, बिल्कुल, उसमें अपने बिल्कुल अपलोड कर सकते हो। उससे आपकी ऑलरेडी डिफाइंड आपकी अपॉइंटमेंट होती है और आप जाके वैक्सीन लगा सकते हो। बट वॉक इन बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ग है। यस, ये वॉक इन वर्ग अब फुली ओपन है। आप आए और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो आपको हेल्प करके, आपके आधार कार्ड और डिटेल्स अपलोड करके, कोविन ऐप पे अपलोड करके आपको वैक्सीनेशन और टीका इमीडिएटली मिल जाएगा। तो ये जो सिस्टम्स अब एस्टैब्लिश हो गए, स्मूथ हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं। कई लोग स्पेशली एल्डरली वो एप्स पे वो इतने ऐप savvy नहीं होते हैं, उनके लिए लोग बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी तो उनके लिए भी वो सुविधा है कि वॉक इन भी है, वॉक इन करके उसी टाइम पे ज्यादा से ज्यादा 10 वो ले सकते हैं। नहीं होती है, लोग लगा के जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने कितने अच्छे सिस्टम सेटअप किए कि हमारे वैक्सीनेशन आराम से लग रहे हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर शर्मा, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पर अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि जिन जगहों पर मामले बढ़ रहे हैं उन पर हमारी चिंता के साथ साथ अब किस तरह की नजर होनी चाहिए वहां लोगों को, और दूसरी जगह पर जहां मामले नहीं बढ़ रहे हैं वहां पर लोगों को अब क्या करना चाहिए, ताकि हम पलट कर ये न कहें कि हमें चेतावनी तो मिली थी लेकिन हमने कुछ ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, जहां पे मामले बढ़ रहे हैं वहां पे किसी एक के इन्फेक्शन हो जाने की रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को उस तरह से उसी अनुरूप में हम अभी पालन करते रहें, और जैसे ही हमारा नंबर आता है हम जाके वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये दो ही हमारे पास एक तरह की ढाल हैं जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। जो क्षेत्र जहां पे अभी फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश नंबर ऑफ केसेस बढ़े नहीं है, उनके लिए ये एक वार्निंग साइन है कि अगर हमने अपना बिहेवियर कोविड अप्रोप्रिएट नहीं रखा, अगर हमने वैक्सीनेशन लगवाने में डिले किया, तो हम भी उसके भुगतभोगी होंगे। इसलिए हमें वो कंटिन्यू रखनी है अपनी अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और अपना अपॉर्चुनिटी आते ही, अपना मौका आते ही हमें वैक्सीन लगवा लें। जी, समय लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन डॉक्टर रजत गोयल, चलते चलते आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर, खासतौर पर अगर हम आने वाले कुछ महीनों की बात करें तो किस तरह की हम उम्मीद रखें, और चीजें, और क्या रिसर्च से क्या नई चीजें सामने आने वाली हैं? बहुत सारी देखिए 12 से भी ज़्यादा मतलब वैक्सीन्स के ऊपर काम चल रहा है, काफ़ी सारी रजिस्टर हो गई हैं, इमरजेंसी यूज से अब ये फुल इंट्रोडक्शन लाइसेंसर मोड में जा रही हैं। जैसे मैंने कहा, कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स के ऊपर ट्राई किया जा रहा है, वेरिएंट्स के ऊपर ट्राई किया जा रहा है, बच्चे 18 साल की उम्र के कम बच्चों के अंदर भी ट्रायल चल रही हैं, और बाकी सारे प्रोडक्ट जो बाहर भी हैं और उनको भी इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पे एक क्षमता है। अभी आपने देखा G4 में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो अब हम जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है उसको भी मैन्युफैक्चर करेंगे हिंदुस्तान में। और सरकार कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, कोविड सुरक्षा भी लॉन्च हुआ है। तो ऐसे कितने सारे हैं कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, उसकी कन्वीनियंस बढ़ाई जा रही है। ठीक। और तो ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसको वैक्सीन के पास एक्सेस ना हो और वो ना जाके ले, बस हम यही चाहते हैं। बाकी हम लोग कर ही रहे हैं, लोग अपना करें, साइंस अपना करेगी। डॉक्टर रजत गोयल,
डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर अशोक सेठ, आप सभी का बहुत धन्यवाद यहाँ चर्चा में शामिल होने के लिए, और धन्यवाद अपने दर्शकों को भी देना चाहेंगे। और चलते चलते प्रधानमंत्री की वही बात जो उन्होंने कही थी बड़ी महत्वपूर्ण है कि टीकाकरण तो चल रहा है, यानी दवाई भी कड़ाई भी बिल्कुल न भूलें। अपना व्यवहार कोरोना अनुरूप रखना है हम सबको, क्योंकि लड़ाई खत्म नहीं हुई है और वक्त बदलता है, बदलेगा। गुलजार के शेर के साथ हम बात को खत्म करेंगे। गुलजार साहब का शेर है, वो ये कहते हैं कि वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है। धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज़ नाइट